टॉपिक लेके आए हैं गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट का हम लोग रिवीजन करेंगे आज, वो भी किसका, आइडियल गैस इक्वेशन का। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आप यहाँ से इसे इंस्टॉल करिए। जाइए प्लस पे, और प्लस के बाद जाइए आप यहाँ से नीट यूजी पे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये कोर्सेज आपके सामने है, ये मेरा कोड है शिव लाइव, और ये कोर्सेज हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। यूजुअली बच्चा लोग मैं प्रेफर करता हूँ ये कोर्सेज 12 मंथ और 24 मंथ का। 12 मंथ का कोर्स है आपका 12th क्लास के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। एंड 24 मंथ है आपका 9th, 10th एंड 11th के। अब अगर आप मेरे कोड का यूज़ करते हैं तो आप फॉर 1 ईयर आफ्टर डिस्काउंट आपको पे करना होगा 27,000, एंड फॉर 2 ईयर आफ्टर डिस्काउंट आपको पे करना होगा 32,400। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मेन चीज़ देखिए ये है कि यहाँ पे आपके बेस्ट एडुकेटर्स हैं, बेस्ट फैकल्टी हैं, टॉप इंस्टीट्यूट के फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिससे आप पढ़ना चाहें उससे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी आप लोगों ने कोर्स नहीं लिया है तो आप बहुत जल्दी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम गैस लॉज आज पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको गैस लॉ पढ़ाने वाला हूँ आज। और गैस लॉ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, देन हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, फिर हम पढ़ेंगे गै-लुसैक्स लॉ, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ, और उसके बाद कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बनाएंगे हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। और उसके बाद हम उसके ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ हम लोग सबके सीखेंगे और स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा लॉ आया है? पहला हमारा लॉ आया है बॉयल्स लॉ। चलिए बॉयल्स लॉ की बात करते हैं जब हम, तो आइए बॉयल्स लॉ हमारा क्या बोलता है। तो बॉयल्स लॉ सब जानते हैं कि भाई हमारा बोलता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट यहाँ पे एक बात फिक्स है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर V is inversely proportional to 1/P। और यहाँ पे एक बात और लिखी होती है, वो लिखी होती है फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, यहाँ पर कैसा रहेगा? प्रोपोर्शनल रहेगा। तो कहते हैं जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट K P। तो यह आपका आया P इंटू V इज इक्वल टू K। K आपका क्या है? कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेशर दे दिया था और वॉल्यूम गिवन था, दोनों गिवन थे, और पूछा कैलकुलेट बॉयल्स कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है K इज बॉयल्स कांस्टेंट। K इज बॉयल्स। ठीक है, तो ये बात, दो बातें अब, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं और एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, और हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कोई ग्राफ स्टार्ट करें तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम कोई सिंपल नहीं, एकदम एक थोड़ा सा एक किसी एग्जाम में आया हुआ एक न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं और देखते हैं वो न्यूमेरिकल कैसा है। चलिए, ये आपके सामने निकल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमारा निकल गया। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये आपके सामने लिखा हुआ है और ये आया आपका एग्जांपल। A 1.1 liter flask containing nitrogen at a pressure of 710 nanometer is connected to an evacuated flask of unknown volume. The nitrogen, which act ideally, is allowed to expand into the combined system of both the flask isothermally। मतलब यहाँ पे उसने गिवन दे दिया आपको कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2
अब इस बात को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग पता क्या करते हैं, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे P1 लिख देंगे 710 नैनोमीटर इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे लिख देंगे 1.1 लीटर इज इक्वल टू P2, और यहाँ पे P2 भी आपको गिवन दिया हुआ है उसने, P2 आपको गिवन दिया हुआ है उसने, कितना दिया हुआ है P2, आओ चेक कर लेते हैं। हमारा P2 दिया हुआ है उसने 583। अब ये गलती मत करके आना, यहाँ पे V2 लिख के मत आना, तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे V2 नहीं है, यहाँ पे V2 के साथ एक चीज है, क्या है, आइए उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ V2 नहीं लिखेंगे, बताता हूँ क्यों नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 1.1 प्लस V, बताते हैं क्यों। जो फ्लास्क थी वो फ्लास्क उसने क्या किया, इज कनेक्टेड टू इवैक्यूएटेड फ्लास्क, तो जो V2 रहेगा ना आपका, वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, ठीक है। कौन सी फ्लास्क थी, कंबाइंड सिस्टम बोलता, इवैक्यूएटेड फ्लास्क, जो फ्लास्क नाइट्रोजन वाली थी, प्लस वॉल्यूम ऑफ इवैक्यूएटेड, इसलिए 1.1 प्लस V, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से वॉल्यूम आएगा 0.24 लीटर। बच्चा लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर हुआ, सबको आया समझ में कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, सबको क्लियर है, ये 0.24 लीटर आपका आंसर आ गया, 1.1 लीटर। बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं देखना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई ये इनिशियल वॉल्यूम दिया है P1, इनिशियल प्रेशर दिया है P1 और ये दिया है P2, तो हमें V2 निकालना है। नहीं, क्वेश्चन को समझो कि क्या कोई दो चीज कनेक्ट तो नहीं की हुई उसने। चलिए बहुत अच्छे, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हम जानते हैं, हमें सबको पता है, तो हमें मेन जो है रिविजन करना है। तो हम इसके ऊपर अब सीधा आते हैं ग्राफ के ऊपर। इसके ऊपर आते हैं सीधा ग्राफ के ऊपर, हम सीधा ग्राफ की बात करते हैं। तो हम लोग सब समझ गए एक बात कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। तो अब हम हर तरह की वैरायटी यूज करेंगे ग्राफ को करने में, हर तरह की वैरायटी हमें यूज करना है। तो आइए पहला ग्राफ हम लेके चलते हैं बिटवीन P एंड, तो हमेशा एक ही ग्राफ का रूल होता है। पहले आप ये देखिए कि ग्राफ जो है किस किस के बीच का है, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, उन दोनों का रिलेशन क्या है, उन दोनों का रिलेशन देखिए क्या है। तो उन दोनों का रिलेशन आएगा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसके बीच में बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनता है बच्चा लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर याद रखेंगे इस बात को, बार बार रिपीट करूंगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी एक चीज सीखी, अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आइए अब थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर दें, अब P और 1/V के बीच में देखें। तो आइए अब पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। हाँ बच्चे, आपने मुझसे डाउट पूछा है कि मैं अनअकैडमी जेई चैनल पे, बच्चे मैं अभी आया नहीं हूँ, वहाँ पे भी आने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से आ जाऊँगा, नेक्स्ट मंथ से आ जाऊँगा मैं उस पर, ठीक है। तो P और 1/V, देखिए आप चाहे जेई पे हो चाहे आप नीट पे हो, मेरा एक ही बेसिक है, आपको केमिस्ट्री सिखाना। केमिस्ट्री आपको बेस्ट में सिखा दूंगा, आप बस देखते रहिए, बेसिक बेसिक से जाते रहिए। इसलिए मैं चाहता था इस ग्राफ को बना के भी लिख के आ सकता था, बना के सामने लिखने से ज़्यादा अच्छा समझ, ठीक है। चलिए P और 1/V, मैंने क्या बोला आप लोगों को, एक ही चीज़ बोली। पहले आप ये देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, स्ट्रेट। फिर दोबारा चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ, कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब हमने कर दिया 1/P और हमने कर दिया इस बार V, क्या फर्क पड़ेगा, देखो इसका भी सेम ही ग्राफ है, क्योंकि हमें पता लगा क्या है, दोनों के दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका बिटवीन, बच्चा लोग, PV और P के बीच, PV और P के बीच। अब एक बात बताओ मुझे, PV की प्रोडक्ट कैसी है, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं तो मुझे सीधा पता लग रहा है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब PV की प्रोडक्ट डिपेंड ही नहीं कर रही है, PV की जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है PV इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। इसका मतलब क्या है, PV इज
इंडिपेंडेंट ऑफ बी। बस ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब अगर वो आपसे ग्राफ कभी ऐसा पूछ लेता, अगर वो आपसे ग्राफ में ये कहता कि नहीं हमें तो ग्राफ बना के दिखाओ पीवी और वी के बीच में, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है, प्रोडक्ट डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी पे, तो इस केस में भी कैसा रहेगा, स्ट्रेट। सबको क्लियर है? यहाँ तक बच्चा किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे वन बाय वन। तो पीवी जो चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेट लाइन, और कोई चीज इंडिपेंडेंट है अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये दोनों हमारे, पर देखिए हमें तो पता है कि क्या वो इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। वो तो क्या पूछेगा, आइए हम उसको देखते हैं वो क्या पूछेगा। और ग्राफ आप एक्चुअली आपको सीखना किसका है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आइए उसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अब हमने आपको एक ग्राफ दिया कुछ ऐसा, लॉग पी एंड बच्चा लोग लॉग, यही हमें सीखना है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो आइए स्ट्रेट लाइन ग्राफ को सीखने के लिए आपको मुझे कुछ बातें सिखानी पड़ेगी। बच्चा लोग ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मैं लॉग पी लॉग बी का ग्राफ बनाऊं तो पहले मुझे पता होना चाहिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। अब हम इसमें लॉग लेंगे तो आपका बनेगा लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू बच्चा लोग लॉग के, और यहाँ से आएगा आपका लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग वाई एक्सिस पे हो गया, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे हो गया, एम इज द स्लोप एंड सी इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरा स्लोप क्या आया, माइनस लॉग वी, और मेरा इंटरसेप्ट क्या आया, प्लस लॉग। अब यहाँ से आप समझना स्टार्ट करेंगे कि आखिर स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे हम निकाल सकते हैं उससे हमारी इक्वेशन। आइए समझते हैं इस बात को। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको पहले दो बातों पे ध्यान देना है। नंबर फर्स्ट, मैं आता हूं पहले कॉन्सेप्ट पे। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, अगर स्लोप आपका पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, और स्लोप आपका नेगेटिव हुआ तो क्या। तो आइए ये बनाते हैं हम, एक्सिस बनाया हमने क्या बनाया, एक्सिस बनाया, x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, तो बच्चा लोग y एंड माइनस वाई, y माइनस वाई। अब हमें यहाँ पे सीखना है, आपको ये बात लर्न करनी होगी, ये बात आपको क्या करनी होगी, लर्न करनी होगी कि हाँ, हेलो मनी हेलो, आपको क्या करना है, स्लोप अगर नेगेटिव हुआ, स्लोप नेगेटिव हुआ तो लाइंस आपकी ऐसे जाएंगी, लाइंस कैसे जाएंगी आपकी, ऐसे जाएगी। स्लोप नेगेटिव हुआ, मैंने वो पॉजिटिव में कर दिया, तो आओ इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। स्लोप अगर नेगेटिव हुआ, इसको हम नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। ये स्लोप नेगेटिव का है और ये स्लोप पॉजिटिव, और अगर आपका स्लोप पॉजिटिव रहा तो लाइन आपकी ऐसे जाए। क्लियर है सबको, स्लोप नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये तो रोल हुआ हमारा स्लोप का। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं सी के ऊपर। सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, और सी इज इक्वल टू जीरो। सी पॉजिटिव या सी नेगेटिव और सी जीरो। तो पहला जो केस लेते हैं, ये था पहला केस, ये है सेकंड केस, ये है थर्ड। पहले हम c इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। c इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं बच्चा लोग, जीरो। तो c इज इक्वल टू जीरो की तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि आपका वाया ओरिजिन लाइन जाएगी। कैसे लाइन जाएगी बच्चा, वाया ओरिजिन। तो कैसे जाएगी, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। वाया ओरिजिन कैसे जाएगी भाई, या तो पॉसिबिलिटी ये है या पॉसिबिलिटी ये। अब ये इस डायरेक्शन में रहेगी या इस डायरेक्शन में रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो डिसाइड करेगा हमारा m। पर बाया ओरिजिन रहेगी, एबव ओरिजिन रहेगी, बिलो ओरिजिन रहेगी, ये बताएगा सी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा c इज इक्वल टू पॉजिटिव। इट मीन्स बच्चा लोग एबव ओरिजिन। आइए आपको दिखाते हैं एबव ओरिजिन कैसे होता है। आइए, ये हमारी दो एक्सिस हैं,
हम इनको 2x इसको ऐसे ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि एबव ओरिजिन, देखो ये कैसा है बच्चा लोग, एबव ओरिजिन, ये कैसा है बच्चा लोग, एबव ओरिजिन। जल्दी से हमें बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। हमने 2 केस सीखे। हेलो जयप्रकाश बच्चे, हेलो। ये बताओ सबको समझ में आया। सी अगर 0 है तो वाया ओरिजिन, सी अगर 0 है तो वाया ओरिजिन, और सी अगर पॉजिटिव है तो एबव ओरिजिन। ये देखो एबव ओरिजिन। और अब हम आते हैं किस पे, सी बच्चा लोग नेगेटिव पे, तो कैसे आएगा आपका, बिलो ओरिजिन, बिलो। आओ देख लेते हैं कैसे बिलो ओरिजिन होगा, ये भी सीख लेते हैं हम लोग। बिलो ओरिजिन ए, ये देखिए ये लाइन होगी बिलो, और देखिए ये लाइन। तो ये तो हमने सिंपल तरह से लर्न कर लिया भाई कि अगर सी पॉजिटिव एबव ओरिजिन, अगर सी 0 वाया ओरिजिन, अगर सी नेगेटिव तो बिलो ओरिजिन। आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव की लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी। और सी कैसा है आपका, पॉजिटिव, मतलब एबव ओरिजिन। तो बच्चा लोग जल्दी बताओ सबको समझ में आया ग्राफ के नहीं आया। देखिए ये तो बात कंफर्म हो गई, सी पॉजिटिव है, एबव ओरिजिन। अब ऐसे है या ऐसे है वो हम देखेंगे एम से। बच्चा लोग सबको क्लियर है, सबको आया अच्छे समझ में कि नहीं आया ग्राफ ये। अब आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे देखो, इस पे आप किस किस के ग्राफ बना सकते हो। आप इस पे ग्राफ बना सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ बना सकते हो, आप इसके ऊपर केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ बना सकते हो, और आप इसके ऊपर बोहर्स मॉडल, आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स मॉडल है, रेडियस वेलोसिटी, उसके ग्राफ भी आप बना सकते हो। सबको क्लियर है अच्छे से यहाँ तक। चलिए, तो ये हमारा ग्राफ था, हमने सारे ग्राफ सीखे बॉयल्स लॉ के। ठीक है, मुझे लगता है आप सबको ये सब समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। बस आपको एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब सी आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0। सी पॉजिटिव है अबव ओरिजिन, सी नेगेटिव है बिलो ओरिजिन, और सी 0 है तो वाया ओरिजिन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ। हम किस पे आते हैं बच्चा लोग, चार्ल्स लॉ पे। ठीक है, चार्ल्स लॉ को पढ़ते समय हमारे माइंड में एक ही बात आएगी, चार्ल्स लॉ को पढ़ते समय हमारे मन में एक ही बात आएगी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पर उससे पहले एक बात और इंपॉर्टेंट है, हाँ एक बात और, एक बात और, ये बात ध्यान रखना, आपने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं ये सब पढ़े हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इन सारे कर्व्स को हम एक नाम देते हैं, हम बोलते हैं आइसोथर्म कर्व्स। कभी भूलना मत, इसको हमेशा याद रखना। आइसोथर्म कर्व्स का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कर्व बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म कर्व। बच्चा लोग सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो मैं सबसे बाद में करवाऊंगा जब आइडियल गैस इक्वेशन बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए बच्चा लोग अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमें क्या पढ़ना था नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। तो बच्चा लोग चार्ल्स बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता आया हूं, ये आपको कभी भी नहीं भूलनी, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ये बात कभी भी नहीं भूलनी है, ये बात हमेशा याद रखनी है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। और उसने एक रिलेशन दिया वी टी इक्वल टू वी जीरो प्लस वी जीरो इंटू टी डिग्री सेल्सियस बाय 273, बाय 273। आइए समझ लेते हैं 273 का मतलब यहाँ पे क्या है। तो ये 273.15 भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 273.15 या 16 भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वो ले लिया है ऐसे ही शॉर्ट में आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है और क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहली बात, आपका जो V0 है, क्या है यहाँ पे V0, हम उसको लिख देते हैं क्या है। तो बच्चा लोग V0 है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है बच्चा लोग, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और आपका यहाँ पे VT क्या है, VT है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, एट T डिग्री सेल्सियस। अब आपने यहाँ पे क्या किया है,
हाँ बच्चे, आदर्श आपने क्वेश्चन पूछा कि पी वाई क्यू उसके लिए सीरीज लिए ओनली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों पी वाई क्यू का हमेशा एक टॉपिक, जब भी आप कोई टॉपिक को रिवाइज करते हो तब आप पी वाई क्यू जरूर सॉल्व करें, क्योंकि उससे पता लगता रहता है कि हमारा रिविजन कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इतना वॉल्यूम चेंज आएगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो वॉल्यूम आपका 3 डिग्री सेल्सियस बाय 273 से इंक्रीज करेगा। तो आइए देखते हैं हमारे इस मेथड को कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वी टी इज इक्वल टू, V0 को कॉमन ले लो और यहाँ आ गया 1 प्लस 3 डिग्री सेल्सियस बाय 273। अब यहाँ पे आप लोग वी टी इज इक्वल टू V0, तो यह क्या आएगा आपका, यह आएगा आपका 3 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऑन 273। तो बच्चा लोग यहाँ से आपका आएगा वी टी इज इक्वल टू V0 इंटू टी कैलविन। टी क्या आ गया आपका, कैलविन, अपॉन 273। तो यहाँ से आपने सीखा कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन कैलविन। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे उसने एक चेंज किया, उसने क्या चेंज किया, ये हमें सीखने का है। हम लोगों ने ये देखा कि वी टी इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू 3 डिग्री सेल्सियस बाय 273। तो उसने क्या किया, टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस लेके चला वो -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, और कितना लिया उसने, 0 केल्विन। अब वैल्यू पुट करो, देखो वॉल्यूम क्या आएगा, V0 प्लस V0 इंटू -273 डिवाइड बाय माइनस, आएगा 27। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप VT देखेंगे आएगा V0 माइनस V0, और VT यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बच्चा लोग, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जीरो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है आपका जीरो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए वॉल्यूम जीरो। ठीक है, क्या पूछना चाहते हो आप, मुझे तो आप बताइए मुझे। वॉल्यूम यहाँ पे जीरो हो गया तो ये हाइपोथेटिकल है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या है ये आपका एब्सोल्यूट जीरो, ये एक हाइपोथेटिकल व्यू है। वॉल्यूम ऑफ द जीरो क्या है आपका, जीरो नहीं हो सकता। क्यों, वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो कैसे हो सकता है, तो ये बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एब्सोल्यूट। तो बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द मोशन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल सीजेस। वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल सीजेस, मतलब वॉल्यूम जो टेम्परेचर का जीरो रहता है वो क्या करता है आपका, सीज कर जाता है, मोशन ऑफ पार्टिकल सही हो जाता है। उस पर जरा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ये 0 केल्विन है। ठीक है, और अगर आप इसको देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर इन केल्विन के। ठीक है, और अगर आप T डिग्री सेल्सियस से देखोगे तो वो लीनियर इसके साथ वेरी करेगा। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट जीरो होता है और टेम्परेचर इन केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द मोशन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल सीजेस। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। एब्सोल्यूट जीरो कैसा है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। ठीक है, एक बार आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को समझते नहीं, हम लोग सोचते हैं एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के साथ कैसे वेरी कर रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर इन केल्विन के साथ क्या सकता है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, पर मैं ये बात डिग्री सेल्सियस के लिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो लीनियरली वेरी कर रही है इसके साथ। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो कैसा प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ठीक है, और वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस का मतलब है कि आपका वो रियल फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, रियल फिजिकल वर्ल्ड में वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं।
एक क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर दिया हुआ है कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस दिया 100 डिग्री ml एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेन सेम, देन एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी 200 ml। तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका कितना हो गया 373 केल्विन। तो ये आएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे काम कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा लग जाता है, V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। देखिए V1 क्या है आपका 100, आपका ये हो गया 200, और ये आपका T1 कितना दिया हुआ है 373, और टेम्परेचर T2। तो यहाँ से जब आप टेम्परेचर निकालेंगे 2 3 6 746 केल्विन। देखिए उसने क्या दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस। कैसे करेंगे, 746 माइनस 273, तो ये आपका पता है कितना आएगा 473 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ठीक है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन, तो ये जैसे अभी ये मुस्तफा ने गलती की है, इसको समझने में आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें कि वॉल्यूम 3 डिग्री सेल्सियस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर केल्विन के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस बात का आप लोगों को ख्याल हमेशा रखना है। तो आइए इस बात को प्रूफ भी करते हैं, कैसे, इसके ऊपर एक ग्राफ बना के, इसके ऊपर एक ग्राफ बना के। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे इसके ऊपर, तो आइए चेक करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन केल्विन। दूसरा ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसको हम थोड़ा सा आगे भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बनाते हैं ग्राफ। तो हमें पता है वॉल्यूम टेम्परेचर केल्विन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। पर जब हम ये ग्राफ बनाएंगे VT और T डिग्री सेल्सियस वाला, तो इसके लिए मेरा वो काम आएगा, वो मेथड जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन वाला, वो स्ट्रेट लाइन वाला कि मैंने आपको बताया था ना, DT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T डिग्री सेल्सियस बाय 270। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में है, VT इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस इंटू T0। सब ध्यान से देखेंगे इसको जरा, ये ग्राफ यहाँ पे y इज इक्वल टू MXC वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आया VT इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस इंटू T0 बाय 273 प्लस, आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आप देख सकते हैं m स्लोप पॉजिटिव, तो मतलब ये लाइन आपकी जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर जिसमें वॉल्यूम 0 हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है -273 डिग्री। ये क्या है आपका एब्सोल्यूट 0। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि वॉल्यूम का ग्राफ कैसे बनता है। और ये दोनों ग्राफ किस पे बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपका। तो ये हमने क्या सीखा अभी, चार्ल्स लॉ हमने सीखा। तो क्या सीखा है हमने, चार्ल्स लॉ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स लॉ ने भी बात कुछ ऐसी ही बोली। इसने जो भी बोला वो बोला एट कांस्टेंट प्रेशर पे। कहाँ से बोला इसने, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ने उसी का पीछे लिख दिया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला इसने। इसको हम करेक्ट कर लेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे सेम वही रिलेशन जो हम पहले पढ़ते हुए आए थे कि PT इज इक्वल टू P0 प्लस P0 इंटू T डिग्री सेल्सियस बाय 273। यहाँ से भी वही बात निकल के आएगी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। और आप बोल सकते हो P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय। अब ये बात जानने के लिए जब हमने बोला कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2,
और ये बात किस पे सीख रहे हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर हम इसका भी यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट करेंगे, सेम है, ये प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर है, सेम पहले जैसा ही। कैसा बनेगा, स्ट्रेट, तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये था आपका गेलू-सेक्स लॉ। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी हमने रखा हुआ है इसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इथेन इज कन्फाइंड इन अ बल्ब ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। देखिए मैं पता है ऐसे सिंपल सिंपल बेसिक क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तब आपको पता लगेगा कि सिंपल बेसिक ही यूज करने से आपका न्यूमेरिकल बन गया है। ठीक है, द बल्ब इज सो वीक दैट इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 10 atm. Initially, gas exert 8 atm pressure at 27 degrees. Find the temperature at which the bulb will burst. अब मैं एक बात तो जानता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मेरा रिलेशन यूज होगा वो होगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय P1 मैं जानता हूँ क्या था 8 atm और फाइनल कितना बता रहा हूँ मैं आपका 10। T1 कितना था आपका 300, इसको हमने केल्विन में कर लिया और यहाँ लिख लिया T2। अब मैं काम करूंगा 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर निकाल लूंगा, तो टेम्परेचर मेरा आएगा 300,000 डिवाइड बाय 8 और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 375 केल्विन। जिस प्रेशर को बढ़ाने से वो बल्ब बर्स्ट करेगा उसी टेम्परेचर पे आके वो भी बर्स्ट कर जाएगा। बच्चा लोग सबको क्लियर है अच्छे से क्या नहीं? तो आपने देखा किस तरह से प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय। चलिए अब आते हैं हम एवोगैड्रोस लॉ पे। एवोगैड्रोस लॉ सबको पता है, हम सब जानते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, बहुत टाइम से हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि वॉल्यूम इज क्या बोलेंगे आप, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हर जगह हमने यूज किया है एवोगैड्रोस लॉ कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोबारा रिवाइज करेंगे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर कभी इसका ग्राफ भी आपसे पूछ ले, भाई आपसे ग्राफ बनवाने को पूछे तो ये वॉल्यूम है और ये आपके नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स है, तो आप ग्राफ कैसा बना के आओगे बच्चा लोग, आप बनाओगे स्ट्रेट लाइन। और याद रखनी होगी एक बात, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, काफ़ी टाइम पहले से ही हम इसको पढ़ते आए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड। चलिए अब हमने सारे के सारे लॉज पढ़ लिए हैं, सारे के सारे लॉज हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं, देखिए मैं भी न्यूमेरिकल्स पे नहीं आऊँगा, आप देखेंगे थियरी बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल्स कैसे आज होने वाले हैं, एकदम ट्विस्ट वाले न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आया, तो बच्चा लोग पहले उसने उठाया बॉयल्स लॉ। पहले क्या लिया हमने, बॉयल्स लॉ। क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर उसने लिया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट उसने लिया एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसको मानिए आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानिए सेकंड इक्वेशन और इसको मानिए। तो आप बोल सकते हैं बच्चे लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको मिलेगा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टेम्परेचर इन केल्विन बाय पी। तो ये हो गया आपका पी वी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी। तो कहते हैं जब प्रोपोर्शनल खुलता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट आर एन इंटू टेम्परेचर केल्विन। तो यहां से रिलेशन आया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आर। ठीक है, यहां से आपका आता है आर का। आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है,
यूनिवर्सल गैस। अब आर की 3 वैल्यूज होती हैं बच्चे, यहाँ से क्या होती हैं? एक होती है 0.0821 और दूसरी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, एंड एक और होती है और 2। अब 0.0821 जो है इसकी यूनिट क्या होती है? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और 2 की होती है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है ना 0.081, आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं और 1/12, 1/12 भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो। ठीक है, तो आप ये सारी वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या? ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी जो हमने सीखी अभी। इस बेसिक चीजों से ऊपर होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। हमारे क्या होते हैं? न्यूमेरिकल। अब आते हैं मेन बात के ऊपर कि हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। मेन हमारे लिए न्यूमेरिकल्स, तो आइए वो ही न्यूमेरिकल्स हम लोगों को चेक। ठीक है, कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के ऊपर ग्राफ, आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे ग्राफ। हम इनिशियल जहाँ पे हमने ग्राफ छोड़े थे यहाँ पे आ जाइए। अब ये ग्राफ पे आके हम करते हैं एक पहला क्वेश्चन ग्राफ का, सब समझने की कोशिश करेंगे। ये वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है। मैंने ग्राफ बनाया, ये बनाया मैंने पी के लिए और मैंने बनाया वी। अब पी और वी के लिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपर। सब ध्यान से देखेंगे इसे। ये 3 ग्राफ मैंने बनाए, T1, T2 और T। अब क्वेश्चन ये है अरेंज T1, T2, T3 इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप कैसे इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे? तो आइए यही बात हमें सीखनी है। तो मैं इस बात का बहुत जल्दी आपको आंसर दे सकता हूं अगर आप निकालना चाहें। मेरे को तो सीधा पता लग रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T। आइए ये बात सीखते हैं कैसे। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको निकालना हो ना, तो पहले किसी भी एक चीज को कांस्टेंट कर दो, किसी भी एक चीज को कांस्टेंट कर दो। तो आओ प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। देखिए सर, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। अब प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद आप वॉल्यूम देख लीजिए किसका कौन सा है। सब ध्यान से देखना है। ये होगा आपका T1 है, ये T1 है तो ये कितना होगा? V1। ये क्या है? V2। ये क्या है? V3। तो आप ग्राफ में ही देखते हो, अब आप ग्राफ में ही देख सकते हो कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। बच्चे लोग सब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? हम लोग ग्राफ में देखते हैं, देखो ना, ओरिजिन से साफ पता लग रहा है V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। और इसके बाद हम बोलते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। इसी में हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को लग रहा है यहाँ पे कोई डाउट है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3? मुझे लगता नहीं किसी को यहाँ पे डाउट होना चाहिए। डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में और वैरायटी लेंगे। अब हमने पूछा पीवी और हमने ग्राफ बनाया पीवी और पी के। ठीक है, तो आइए देखते हैं पीवी और पीवी के बीच में क्या प्रॉब्लम हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ। पीवी और पी के बीच का ग्राफ कैसा बनवाया था हमने? देखिए, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये पहली लाइन टेम्परेचर T1, ये है दूसरी लाइन टेम्परेचर T2 और ये है थर्ड लाइन है टेम्परेचर। अब आपको फिर अरेंज करना है T1, T2, T3। ठीक है, बता दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि T1, T2 और T3 का ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर PV इक्वल टू NRT है, तो PV बड़ा है डायरेक्टली, और PV कैसा है? प्रोपोर्शनल टू T है। तो जिसका PV बड़ा होगा उसका T बड़ा होगा। तो ये तो आप डायरेक्टली ही बोल सकते हो यहाँ से कि T1 इज ग्रेटर टू T2 इज ग्रेटर देन। समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है यहाँ पे कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन? क्लियर है सबको ये वाली बात?
क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आदर्श और जो भी बच्चे हैं, कोई डाउट है? चलिए जतिन, कोई डाउट बच्चे आपको? कुछ पूछना है यहाँ पे तो पूछो, सबको क्लियर है? T1 T2 T3। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ऐसे ये ग्राफ और बनाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को अब टफ कर देते हैं। कैसे टफ कर देते हैं, आइए देखिए। अब हमने ग्राफ थोड़ा सा और चेंज किया। अब हमने ग्राफ बनाया P के बीच में और 1/V। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। 3 स्ट्रेट लाइन, हमें तो पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमने 3 स्ट्रेट लाइन बना दी और नाम दे दिया T1 T2 T3। ये तीनों लाइन ओरिजिन से जा रही है। ये तीनों लाइन कहाँ जा रही हैं? ओरिजिन से जा रही हैं। तो आपको बताना है इन तीनों में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। सेम एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि आप एक चीज को कांस्टेंट कर देंगे, एक चीज को कांस्टेंट कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं सेम। अब आप देख सकते हैं ये पहले वाला क्या रहेगा 1/V3, दूसरा क्या रहेगा 1/V2 और ये क्या रहेगा 1/V। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1/V3 इज ग्रेटर देन 1/V2 इज ग्रेटर देन 1/V1। तो V3 देन V2। और आप लोग जानते हैं वॉल्यूम, यहाँ पे हमने 3 चीज़ रख दी है। वॉल्यूम कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो आप बोल सकते हो T1 सबसे बड़ा होगा, T1 सबसे बड़ा होगा। समझ में आया आपको? तो इस टाइप से वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कैसे भी, आपसे उल्टा सीधा घुमा के जैसे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बट अभी क्या हुआ, एग्जाम ने, नीट ने और एम्स ने अपना तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। नीट ने और एम्स ने अपना तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने बच्चों को दिखाया एक बार कि एक काम करते हैं, उसने ग्राफ बना दिया। आइए सब देखिए उसने क्या चेंज किया। नीट अब ये मेंस एग्जाम काफी जगह पे अब ये ट्रेंड आने लगा है। उसने ग्राफ बनाया प्रेशर और डेंसिटी के बीच में। बच्चा लोग ग्राफ बनाया उसने प्रेशर और डेंसिटी के बीच में, और उसने 2 ग्राफ ऐसे बना के दे दिए और उसने पूछा कि भाई ये T1 है और ये T2 है, बताओ कौन सबसे ज़्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो लॉजिक जानते हैं, हमें पता है हमारा लॉजिक क्या है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई PV इज इक्वल टू NRT। और उसने बोला PV इज इक्वल टू N क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। और उसने P इज इक्वल टू W/V अपॉन MRT। इतनी बात सबको क्लियर है? ये हम थोड़ा सा ठीक कर देंगे, मैंने गलती से नीचे लिख दिया है, इस RT को ऊपर लिख देते हैं हम लोग, इनटू RT इनटू RT। अब आपका यहाँ पे P वेट बाय वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी, RT बाय M। और यहाँ से डेंसिटी आ गई आपकी PM/RT। डेंसिटी क्या आ गई आपकी PM/। अब आप एक बात बताइए कि जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो प्रेशर और डेंसिटी कैसे रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये ग्राफ इसलिए ऐसे बना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सिंपल क्या करना है, एक पैरेलल लाइन खींचनी है हर बार की तरह और इसको नीचे देखना है। ये क्या हुआ D2 और ये क्या हुआ, आप देख सकते हैं ग्राफ में D2 इज ग्रेटर देन D1। और आप खुद बताओ अपने आप, टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, आप खुद देखिए, डेंसिटी और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T2 इज लेस देन T। समझ में आया कि नहीं आया? T2 इज लेस देन T1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी ग्राफ के ऊपर आप इस तरह से ग्राफ को कर सकते हैं। कभी कभी वो पता है क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्रेंड और चेंज कर देता है। वो कभी कभी, अभी मैंने आपको सिखाया है कि डेंसिटी का ग्राफ और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनाओगे, वो भी किस पे बनाओगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका बनेगा रेक्टेंगुलर, क्या बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका बन गया।
तो ये डेंसिटी वाली बात कभी भी मत भूलना, ठीक है। ये हमने डेंसिटी वाली बात सीखी है, इसको कहीं मत भूलना, ठीक है। तो हम लोग D = PM/RT, तो ग्राफ में कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं बहुत शॉर्ट से क्वेश्चंस पे, कभी कभी नीट एंड पूछ लेता है इस टाइप का। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर फॉर 5% डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो पता है क्या होगा, मैंने प्रेशर को चेंज पूछा, चेंज इन प्रेशर, और वॉल्यूम का दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या दिया है, 5% डिक्रीज, 5% डिक्रीज। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ बच्चे ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप किसी ना किसी PYQ के ही हैं, और मैं उसके लिए क्लास रखूंगा। पहले मैं बेसिक से थोड़ा एक रिवीजन करा रहा हूँ, बच्चों को पता लग जाए। जैसे आयुष आप इस क्वेश्चन को देखो कि आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया 5%, तो मैं देखो डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा C। मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा कौन सा मेथड अप्लाई किया कि आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, तो आप मेरी एक बात ध्यान रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने 5% डिक्रीज किया है, अगर आपने वॉल्यूम को, समझिएगा जरा इस कॉन्सेप्ट को, यही समझना है आपको, एग्जाम में बहुत जल्दी बहुत काम आएगा आपके। अगर आपने वॉल्यूम को 5% डिक्रीज किया है तो प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा ग्रेटर देन 5%। अगर आपका वॉल्यूम 5% डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा ग्रेटर देन 5%। और अगर आपका वॉल्यूम 5% अगर आपने वॉल्यूम को 5% इंक्रीज किया है तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा लेस देन 5%। मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करता, इसी केस में अगर वॉल्यूम 5% इंक्रीज करता तो आपका आंसर होता 4.26। सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सेम मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट शुड बी द परसेंटेज। और अगर आप इस क्वेश्चन को प्रूफ भी करना चाहोगे ना तो आप कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल से भी डायरेक्टली आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका आंसर भी 10% ही आएगा। इसमें मैं प्रूफ करके बता देता हूँ कि 10% कैसे आएगा। देखिए आपने क्या किया है, व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर 10% वॉल्यूम। एक बात बताओ, V1/V2 इक्वल टू T1/T2। इनिशियल वॉल्यूम था V, अब मैं 10% वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो V2 क्या होगा, V1 प्लस 10% बढ़ाया आपने, मतलब 11V1/10। तो ये हो गया आपका 11V1 बाय, और टेम्परेचर क्या हो गया T1 और टेम्परेचर T2। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा आपका 11T1/10। डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब आपको क्या है, देखो टेम्परेचर आपने बढ़ा, वॉल्यूम आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर परसेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना है तो क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनटू 100। डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको, कभी भी एग्जाम में आए T2 - T1 - 1 तो बच्चे लोग जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे तो आएगा 11/10 - 1 इंटू 100। तो ये पता है कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 आ जाएगा आपका ये, तो 10%। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये 10% आपका। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमें थोड़ा समझना है।
ये क्लियर हो गया परसेंट इंक्रीज डिक्रीज वाला। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक ओपन वेसल है, उसमें एयर है, वो 300 केल्विन से 400 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसने बोला इनिशियली कितना एयर उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ जाए तो हमारे पास एक कंफ्यूजन रहता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम देखेंगे अमाउंट ऑफ एयर की बात की है तो या तो हम यूज करेंगे V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। एक दूसरा रिलेशन होता है और N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। अब हमारा कंफ्यूजन ये है कि हम इन दोनों में से कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करें, ये वाला मेथड अप्लाई नहीं। हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, ये सब नहीं करना है। हमें सीधा एक ही बात रखनी है याद, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। अगर जब भी वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या निकालेंगे, N1 T1 इक्वल टू N2 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। तो N1 यहाँ पे कितना है N, T1 कितना है 300, फाइनल इंटू T2 कितना हो गया 400, इसको हम N2 ले लेते हैं। तो N2 कितना हुआ बचा आपका, आपका बचा 3/4 N, इतना बचा आपका। N2 जो आपका आया 3/4 N कितना है, कितना बचा, तो ये आपका था N2 आपका रिमेनिंग, कितना आया ये आपका रिमेनिंग 3/4 N। इसने पूछा ओरिजिनली द फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली प्रेजेंट विच गोज आउट इज। एक बात बताओ, अगर बचा 3/4 तो एस्केप आउट कितना हुआ 1/4 फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स एस्केप आउट कितने होंगे, चलो N/4, फ्रैक्शन निकालना है तो 1/4। बच्चा लोग सबको क्लियर है, अच्छे से सबको अच्छे से क्लियर है। तो ये हमारा हो गया 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने रखा है और अगर ये परसेंटेज पूछता तो आप बोलते 75% आपका बच गया, अगर वो आपको परसेंटेज में पूछता तो आप बोलते 75% रिमेनिंग है एंड 25% एस्केप आउट। 25% क्या हो गया है आपका एस्केप आउट। चलिए अब बच्चा लोग ऐसे ही एक क्वेश्चन पे आते हैं, टू एक्सपेल हाफ द मास ऑफ एयर फ्रॉम द लार्ज फ्लास्क एट 27 इट मस्ट बी हीटेड। मतलब अब उसने क्या किया, आपका आधा मास ऑफ एयर को जो है एस्केप आउट कर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो बहुत इजी है, हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे N1 T1 इज इक्वल टू N2 N1 N है, टेम्परेचर T कितना है 300, और यहाँ से हम लोग सीधा देख सकते हैं N2 हमें निकालना है, T2 सॉरी हाफ एस्केप आउट कर दिया ना उसने आपका यहाँ से, तो इसका मतलब ये बचा कितना होगा, बचा कितना होगा बच्चा लोग N/2 बचा होगा। तो T2 तो टेम्परेचर कितना आया आपका 600 केल्विन। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो उतने मोल्स उसके कम हो गए, यानी कि देखो ना अगर हाफ एस्केप आउट हो गया तो कितना बचा, आपका हाफ ही बचेगा। तो ये आपका हाफ बचा 600 केल्विन। इसको आप 273 से माइनस करके डिग्री सेल्सियस में निकाल दीजिए, 600 माइनस 273 तो ये आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। बच्चा लोग सबको समझ में आया कि नहीं, सबको क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी वो पूछे कितना गैस एस्केप आउट हुआ, कितना बचा, कितना नहीं हुआ, इन सब में आप यूज करेंगे N1 T1 इज इक्वल टू N2 T। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसा क्वेश्चन भी वो बहुत बार कई बार पूछ लेता है कि डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस इज मैक्सिमम एट, डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस इज मैक्सिमम एट। तो बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको भी फॉर्मूला दिया था, D इज इक्वल टू PM/RT, D इज इक्वल टू PM/RT। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब होगा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, HPLT, सबको पता है ये बात, HPLT।
LT, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा। अब चेक कर लो हाई प्रेशर कहाँ है और लो टेम्परेचर कहाँ है, तो हमें तो बी में ही दिखाई दे रहा है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डेंसिटी वाले। ठीक है, सेकेंडली नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी, ठीक है, हम लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि वो जो डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है ना, वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको ऐसे ही पूछ ले। वो कभी कभी क्या करेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा, A, B, C एंड बच्चा लोग D। और पता है वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो पूछेगा लार्जेस्ट डेंसिटी, ऑप्शन देगा आपको CH4, दूसरा ऑप्शन देगा C2H2, थर्ड ऑप्शन C2H4 एंड डी ऑप्शन C3H6। वो बोलेगा मैक्सिमम डेंसिटी बतानी है आपको बच्चा लोग, मैक्सिमम डेंसिटी, और आपको बतानी है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। वो कुछ भी पूछ ले आपसे, वो कुछ भी पूछ ले, आपको बस एक बात अपनी हमेशा ध्यान रखनी है, वो है P इज इक्वल टू PM/RT। अब आप जानते हैं इस बात को कि यहां से आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है और आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बात किस पे डिपेंड करेगी, मोलर मास पे। तो मैं मोलर मास देखूंगा, CH4 का कितना आएगा 16, इसका कितना आएगा 26, इसका कितना आएगा 28 और इसका कितना आएगा 42। तो आप अपने आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन हुआ डी। हमारा ऑप्शन क्या हुआ बच्चा लोग, तो बच्चे लोग ये हमारा रिवीजन था पूरा का पूरा किसका, आइडियल गैस इक्वेशन का, जिसमें मैंने आपको बेसिक न्यूमेरिकल बताए और सबसे इंपॉर्टेंट थे इसके ग्राफ। मैंने ग्राफ पे ज़्यादा फोकस रखा क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है ग्राफ की चीज़ें गड़बड़ करके आता है। फिर जाके इनका रिवीजन करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होंगे फिर मंडे में दोबारा आऊँगा एक नया सेशन लेके और थोड़ा सा एक शॉर्ट क्विज लेके आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी की नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इस टाइम ऑनलाइन का ये। और आपका प्लस में जाइए, प्लस में जाके आप डायरेक्टली जाइए नीट यूजी में, भाई अब तो जल्दी से करके इसको आप ले लेना चाहिए और यहाँ से आप ले लीजिए सीधा सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, ये मेरा कोड है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक्चुअली बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस कोड का यूज़ कीजिए। अब इस कोड के क्या बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूँ। ये हमारे कोर्सेज हैं फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24। 12 मंथ का कोर्स जो है वो है हमारा 12th क्लास के लिए और हमारा ड्रॉपर्स के लिए। और 24 मंथ का हमारा कोर्स है 9th, 10th एंड 11th। अगर आप मेरे कोड का यूज़ करते हैं तो मेरे कोड का यूज़ करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलता है। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे 27,000 एंड फॉर 2 ईयर्स यू हैव टू पे आफ्टर डिस्काउंट 32,400। ठीक है, इस कोड का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरा टीचिंग पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो रेफरल कोड मेरा आप यूज़ कर सकते हैं और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। देखिए हमारे और भी सारे बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन ऐप पे हैं, टॉप इंस्टीट्यूट के सारे प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस आज काम क्या करना है, आज आप लोगों को सारे के सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन करने हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पे जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी थी ग्राफ वाली, वो सब मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। आप घर पे जाके इनके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, मुझे बताइए कि सर कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस किया, कैसे कैसे चीज़ें आपने सीखी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, वो आजकल जो एग्जाम वाला बड़ा स्मार्ट हो गया है, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं पूछता। जैसे डेंसिटी वाला ग्राफ पूछ लिया इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी वाला ग्राफ भी पूछ लेता है वो। ठीक है, दूसरी बात, ये ग्राफ, इसका एक ही मेथड याद रखिए हमेशा, आपका स्लोप की वैल्यू m और c की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c पे आपको ये ग्राफ निकालना। दूसरी बात, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT आपका काफ़ी जगह यूज होता है, उसमें आपको यूनिट्स का याद रखिएगा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से वो कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको समझा चुका हूँ ये बात कि 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ का और 24 मंथ का कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लास्टली मंडे में मैं एक नया टॉपिक लेने वाला हूँ, फिर दोबारा एक शॉर्ट पे, अगर आप चाहें तो मुझे बता भी सकते हैं कि सर कौन सा टॉपिक मेरे को लेना है, तो वो भी ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, दोबारा मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग अनअकैडमी। दोबारा आएंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए आपके फॉर्मूलेज, नए टॉपिक लेंगे और उसके नए नए तरीके से। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।